नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे है बच्चों, पढ़ाई कैसे चल रही है? क्या आप लोग तैयार हैं? तो मैं भी तैयार हूं बच्चों। और अब तैयारी करते हैं क्लास 10th की साइंस का। अगला टारगेट हमारा साइंस है, जो बच्चों हमारे ख्याल से 29 फरवरी को है। और इस तरह से बच्चों अब हम लोग इस 29 फरवरी के विज्ञान के क्वेश्चन को हम उखाड़ फेंकेंगे। और यहां जो है हम लिख देते हैं बच्चों कि अगला जो है हमारा जो टारगेट होगा बच्चों वह साइंस का होगा, यानी क्लास 10th, और वो भी बच्चों साइंस का। किसका होगा बच्चों? साइंस का, यानी 29 फरवरी 2024 ये हम लोगों का टारगेट होगा बच्चों, ये होगा। और आज हम इसी सिलसिले में, आज इसी के दौरान हम लाए हैं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर फिजिक्स का, वो भी लाइट बच्चों, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। तो चलिए फास्ट रिवीजन के साथ एकदम तेजी से फास्ट रिवीजन हम लोग करते हैं, ताकि परीक्षा में ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होगा बच्चों, बहुत उपयोगी साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों प्रकाश क्या है, यानी लाइट। ये बच्चों लाइट क्या है? हालांकि लाइट की परिभाषा परीक्षा में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी लाइट के बारे में हम लोग थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि जिस चीज के बारे में पढ़ते हैं वो तो जानना बेहद जरूरी है बच्चों कि वो क्या है। तो सबसे पहले बच्चों हम लाइट के बारे में जानेंगे। आज आप लोग देख रहे हैं कि हम लाइट के बीच में ही पढ़ा रहे हैं, प्रकाश के बीच में ही पढ़ा रहे हैं। अगर लाइट नहीं होता तो क्या होता बच्चों? हम दिखते हैं? नहीं, ना हम दिखते ना आप दिखते। तो लाइट के बारे में तो समझ रहे हैं बच्चे इतना कि लाइट है क्या। यानी लाइट के बारे में हम ये कहें कि लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। भाई प्रकाश तभी तो दे रहा है। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे ज्ञान, दृष्टि ज्ञान को क्या करती है? जागृत करती है बच्चों, दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। और लाइट का, प्रकाश का अनुभव हमें तब होता है जब हम किसी कमरे में पढ़ रहे होते हैं या कोई सामान लेने के लिए जाते हैं और तुरंत वही लाइट कट जाती है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ऐसे ऐसे करने लगते हैं बच्चों, ऐसे ऐसे करने लगते हैं। लेकिन वो हमारा घर रहता है, इसलिए हम जानते हैं कि कहाँ चौकी रखा है, कहाँ पेटी रखा है, कहाँ मेज रखा है। हम जानते हैं पहले से, हमारे आंखों को नाचने लगता है और इस तरह से उसको बच बच करके हम निकल जाते हैं, या चिल्लाते हैं कि टार्च लाइए, प्रकाश लाइए, या मोबाइल होता है तो खट से मोबाइल जला लेते हैं, तब जाकर हमको वस्तु दिखाई देती है प्यारे बच्चों। तो इतना तो स्पष्ट है बच्चों कि आप प्रकाश के बारे में जान गए हैं। यानी हम प्रकाश को एक लाइन में डिफाइन करेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है? जागृत करती है बच्चे, जागृत करती है। तो चलिए एक लाइन में लिख लेते हैं। हालांकि ये डिफिनेशन परीक्षा में नहीं आएगा, फिर भी जानना बेहद जरूरी है। चलिए तो लिख लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि ज्ञान को, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है है ना। अब देखिए सूर्य के पास जो अपना प्रकाश है, लेकिन चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश में ही चमकता है बच्चों। ये मत कहिएगा कि सूर्य के पास, चंद्रमा के पास प्रकाश होता है। तो इसलिए सूर्य के पास प्रकाश होता है, लेकिन चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं होता है। ठीक, तो इस तरह से प्रकाश के बारे में एक लाइन जान गए। अब देखिए प्रकाश की थोड़ा विशेषताएं जान लीजिए कि प्रकाश का गुण क्या होता है। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट जान लीजिए कि प्रकाश का गुण क्या होता है। तो पहली बात यह है बच्चों
कि प्रकाश जो है बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। यहां लिख लेते हैं बच्चों, प्रकाश का गुण है ना, प्रकाश का गुण। इसमें पहला जान लेते हैं बाबू, प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलती है। पहला, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। इसमें कोई किताबी भाषा नहीं है बच्चों, एकदम मौखिक है, एकदम बना के लिखा हुआ है, जो आप लोग आमतौर पर बोलते हैं। मैं उसी बोली हुई चीज को यहाँ लिख दे रहा हूं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। दूसरा हम लिख सकते हैं बच्चों, आप लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए बच्चों, कोई माध्यम नहीं चाहिए। आप लोग जानते हैं, जानते हैं कहीं, बोलिए। प्रकाश को संचने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम लिख सकते हैं प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्यारे बच्चे, एक दो पॉइंट रखना जरूरी है याद, ठीक ना। प्रकाश को चलने के लिए कोई प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है निर्वात में प्रकाश की चाल बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल याद कर लेंगे आप लोग। प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है बच्चों, इसको याद कर लेंगे एकदम। ये मान जो है एकदम याद होना चाहिए बच्चों, ये मान याद होना चाहिए, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर चौथा भी हम लिख सकते हैं बच्चों कि प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है बच्चों, तरंग दैर्घ्य को तो याद कर लेना, एकदम याद कर लेना। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है बच्चों। तो यहां लिख सकते हैं प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, भाई वेवलेंथ की बात मैं कर रहा हूं, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, 7800 सही लिख रहे हैं बच्चों, 7800 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। बोलिए, ये हो गया ना। और एक और लिख दे रहे हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। चलिए इसको लिख देते हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, तरंगों के रूप में चलता है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट गुण है, चलिए इसको लिख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों, बहुत सिंपल तरीका से हम समझाएं बच्चों प्रकाश और प्रकाश के गुण के बारे में। चलिए इसको रफ करते हैं बच्चों। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों, क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमारे सिलेबस में यही है, इसको भली भांति से पढ़ना है बच्चों। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ
लाइट। जैसे आप लोग जानते हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रकाश का प्रवर्तन मतलब रिटर्न होना, रिफ्लेक्शन होना, यानी कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ से टकराई और फिर उसी माध्यम में रिटर्न हो गई, लौट आई, उसी को हम बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन बच्चों। यानी प्रकाश की किरण आई और किसी चिकने पृष्ठ से टकराई और टकराकर उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। क्लियर? यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं बना करके, ताकि ये कभी कभार परीक्षा में पूछ लेता है बच्चों, क्योंकि इसके दो नियम भी होते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम भी होते हैं। नियम इंपॉर्टेंट है बच्चों, नियम इंपॉर्टेंट है, इसलिए नियम को याद करना होगा। हालांकि ये भी याद कर लेंगे तो फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करता। कोई भी चीज आप तैयारी कर लेंगे तो नुकसान नहीं करता है प्यारे बच्चों, फायदा छोड़ करके। तो चलिए लिख लेते हैं। प्रकाश किरण का किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बच्चों हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, राइटिंग को मत जाइएगा, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखे। राइटिंग थोड़ा खराब हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ राइटिंग की बहुत वो नहीं है। आप लोगों को यहाँ समझ में आना चाहिए कि क्या चीज हम बता रहे हैं, और अच्छा जो स्पष्ट होना चाहिए बच्चों। तो इस तरह से प्रकाश किरण का किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है बच्चों, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं। तो इस परिभाषा को याद रखेंगे बच्चों, तब तक हम 2 बूंद जिंदगी के लिए ले लेते हैं, यानी 2 ड्रॉप। चलिए बच्चों देख लेते हैं, आप लोग भी 2 बूंद जिंदगी के लिए लिए होंगे जब 5 साल से कम होंगे तो। बोलिए लिए हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल लिए होंगे। चलिए तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम, यानी परावर्तन के नियम को देख लेते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये परावर्तन का नियम। परावर्तन के नियम प्यारे बच्चों आप लोगों को याद होगा, पढ़े होंगे कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं। यहां लिख सकते हैं परावर्तन के दो भाई लो नहीं, 2 परावर्तन के 2 नियम होते हैं डैश। अब बताओ बच्चों, इसको समझने के थोड़ा सा हम यहां आप लोगों को बना दे रहे हैं एक फिगर। जैसे ये आपका एक समतल दर्पण है बच्चों, क्या एक दर्पण है। चलिए, और नीचे जो है क्या लगा दिए हैं, लेप लगा दिए हैं बच्चों, ऐसे ऐसे कर दिए तो इसको लेप कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं बच्चों? हाँ दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा चित्र टेढ़ा उड़ा बन रहा है, मैनेज करेंगे बच्चों, क्योंकि हम चित्र बहुत ज्यादा सुंदर नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ये नीचे लिखने में थोड़ा दिक्कत भी होता है, इसलिए यहाँ समझ में मतलब समझ जाएंगे, कहने का मतलब यह है। चलिए अब क्या करते हैं, ये आपका हो गया एक दर्पण, ये यहां से आई प्रकाश, आ रही कि जा रही है? अभी पता नहीं बच्चों, क्योंकि हम अभी संकेत दिए ही नहीं कि आ रही है कि जा रही है। चलिए अब यहां हम दे देते हैं बच्चों, ये किरण जो है आ रही है। चलिए क्योंकि हमने दे दिया संकेत, फिर टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट गई, ऐसे बता दिए। और हमने एक बीच में खींच दिया बाबू अभिलंब, देख रहे हैं ना। अब ये जो किरणें आ रही है बाबू, ये है आपतित किरण,
आपतित किरण। कौन किरण है बच्चों? आपतित किरण, क्योंकि आ रही है और जैसे ही आकर चिकने तल से टकराएगी पुनः उसी माध्यम लौट जाएगी, यानी परावर्तित हो गई। तो यहां लिख देंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये बीच में बाबू, ये इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब बोलते हैं बच्चों, मैनेज करेंगे, थोड़ा सा उल्टा लिखना पड़ रहा है इसलिए। ये भ है, भालू वाला भ है बच्चों, आप जैसे भालू वाला भ है ये, ठीक ना, अभिलंब है ये। अब देखिए ये जो कोण है बच्चों, इसको आई बोलते हैं और ये इसको आर बोलते हैं। यानी ये वाला कोण बच्चों, ये वाला कोण इसको बोलते हैं आपतन कोण। यहां लिख सकते हैं ये आपतन कोण है। और ये कौन कोण है बच्चों? परावर्तन कोण। क्लियर? चित्र समझ में आ रहा है बच्चों? देख लेते हैं एक बार। हाँ, हमारे ख्याल से चित्र जो है समझ में आ रहा होगा बच्चा। थोड़ा सा लाइनिंग टेढ़ा मेढ़ा है, इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए प्रवर्तन के नियम से अब यहाँ क्लियर करेंगे कि प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला क्या होता है बच्चों, इसको लिख लेते हैं। पहला होता है कि आपतन कोण तथा प्रवर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो यहां लिख देते हैं प्यार बच्चों, आपतन कोण यानी कोण आई तथा परावर्तन कोण यानी कोण आर सदैव बराबर होते हैं। बराबर होते हैं यानी कोण आई इजकल टू कोण आर। इससे ये पता चला बच्चों कि जो बराबर होते हैं तो कोण आई इजकल टू कोण आर। चलिए दूसरा है बच्चों, दूसरा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो लिख लेते हैं आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा अविलंब। यहां लिख देते बच्चों तथा अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में क्या होते हैं बच्चों? स्थित होते हैं। इस तरह से बच्चों ये हमने दो नियम बता दिया, किसका? परावर्तन का। और ये फिगर भी बनाना जरूरी है बच्चों। इस तरह से हमारा जो ये था आपका परावर्तन का नियम कंप्लीट हुआ और परावर्तन क्या होता है। ओके, चलिए लिख लीजिए। चलिए इसको रफ करते हैं बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। चूंकि ये फर्स्ट डिवीजन है इसलिए थोड़ा सा हम तेजी में चल रहे हैं बच्चों, समय कम है अब। बहुत जल्दी आप लोग के सामने मॉडल पेपर भी प्रस्तुत करेंगे बच्चों, एक दो दिन के अंदर में, परीक्षा के पहले 24 घंटा एक दिन पहले। चलिए अब जो है हम लोग कुछ देख लेते हैं कि दर्पण हम लोग पढ़ते, मेन चीज हम लोग का दर्पण है प्यारे बच्चों, दर्पण। अब दर्पण को थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। दर्पण, ठीक ना, दर्पण को जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर, दर्पण। तो बच्चों दर्पण का मतलब क्या होता है? अरे वही दर्पण जिसमें अपना सुंदर सा मुखड़ा देखते हो। क्या देखते हो? अपना मुखड़ा देखते हो, देखते हो ना। और देखने के बाद उसमें कैसे दिखाई देता है चित्र अपना?
अपना ही तो दिखाई देगा भाई, बकरी का तो दिखाई देगा नहीं, अपना ही दिखाई देगा, ठीक ना। तो दर्पण, ये दर्पण है। तो बच्चों दर्पण जो है यहां दो तरह से पढ़ेंगे बच्चों, दर्पण। और दर्पण में थोड़ा हम समझा बता दे रहे हैं, केवल बता दे रहे हैं कि दर्पण में थोड़ा सा लिखवाएंगे नहीं, दर्पण परिभाषा पूछेगा नहीं, सिर्फ दर्पण के बारे में बता दे रहे हैं। तो कि दर्पण जो होता है एक पारदर्शी माध्यम के तल होते हैं जिसके एक पृष्ठ पर कलई लगा देते हैं बच्चों। क्या लगा देते हैं? एक पृष्ठ पर कलई। ध्यान देंगे, यहां पर थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, कलई लगा देते हैं बच्चों, कलई, कलई। और वो कलई किसका होता है बच्चों? तो लाल ऑक्साइड का लेप होता है। कलई यानी लाल ऑक्साइड का, लाल ऑक्साइड का लेप होता है बच्चों, का लेप होता है, ठीक ना। लेप इसलिए लगाते हैं ताकि किरणें जो है परिवर्तित हो। अगर लेप नहीं लगाएंगे तो किरणें आएगी और सीधे पार निकल जाएगी, उधर चली जाएगी, ठीक ना। तो हमारा चेहरा दिखेगा ही नहीं, देखेंगे तो आर पार दिखाई देगा, हम देखेंगे अपना चेहरा दिखाई देगा पीछे का। तो इसलिए उसमें लेप, लाल ऑक्साइड का कलई या लेप लगा दिया जाता है बच्चों। तो हमको अब यहां देखना है बच्चों, ये तो जानकारी के लिए हमने बता दिया, हमको यहां देखना है बच्चों कि दर्पण में क्या पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों ये जो दर्पण होता है, ये हम लोग को दर्पण बच्चों दो तरह से पढ़ना है बच्चों, दो दर्पण यहां पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है? एक तो पढ़ना है समतल दर्पण बच्चों, समतल दर्पण, और दूसरा पढ़ना है गोली दर्पण, गोली दर्पण। बात समझ में आ रही है? एक समतल पढ़ना है और दूसरा गोली दर्पण पढ़ना है बच्चों। तो समतल दर्पण तो आप जानते हैं जिसमें आप चेहरा देखते हैं, और गोली दर्पण भी आप लोग देखे हैं। अब यहां गोली दर्पण जो बच्चों दो भाग में यहां बढ़ जाता है, एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा जो है उत्तल दर्पण होता है ना। अब प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, अब समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे बच्चों कि समतल दर्पण है क्या बच्चों। ये समतल दर्पण हम लोग पढ़ेंगे। डायग्राम बनाना हो तो बना सकते हैं, क्योंकि हर चीज को ऐसे लिखेंगे सिंपल तो याद नहीं होता है, लेकिन डायग्राम बनाकर रख देते हैं, लिख देते हैं, तो बातें जल्दी याद हो जाती है, क्लियर हो जाती है, दिमाग में फिक्स हो जाती है बच्चों। कहने का मतलब यही है। तो यहां जो है इस डायग्राम को बना सकते हैं अपनी कॉपी में। चलिए, तो अब यही हम थोड़ा डिफाइन कर दें कि समतल दर्पण क्या होता है बच्चों, क्योंकि परिभाषा आएगा नहीं, फिर भी एक लाइन में हम चाहेंगे यहाँ पे तो कर सकते हैं कि समतल दर्पण जिनका, ऐसे दर्पण जिनका प्रवर्तक तल जो है समतल होता है। तो लिख देते हैं ऐसे दर्पण, यहां लिख देंगे ऐसे दर्पण जिनका, ऐसे दर्पण जिनका प्रवर्तक तल समतल होता है बच्चों, समतल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसे दर्पण या ऐसा दर्पण, यहां लिख दीजिए ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक तल समतल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ या तल समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और देखिए समतल दर्पण से संबंधित कुछ चीजें हम बता देते हैं कि समतल दर्पण में क्या क्या संबंधित चीजें हैं। अब देखिए ये समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है बच्चों, फोकस दूरी, ये फोकस जो दूरी होता है बच्चों, फोकस दूरी वो अनंत होती है बच्चों। क्या होती है? अनंत। इसको अनंत ऐसे लिखते हैं, अनंत होती है, ये गुण होता है। और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। प्रतिबिंब यहां लिख देंगे प्रतिबिंब सदैव, प्रतिबिंब सदैव, प्रतिबिंब सदैव आभासी, प्लस सीधा। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, आभासी होता है और सीधा होता है, ठीक ना। और जानकारी के लिए बता दें कि अगर समतल दर्पण से
किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखना हो तो कितना लंबा हम समतल दर्पण लेंगे तो उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा बच्चों। तो हम क्या इसका आंसर देंगे, इसका उत्तर होगा कि वस्तु जितनी लंबी होगी उस लंबाई के आधे लंबाई की हम दर्पण कर लेंगे तो वस्तु की शरीर पूरा उसमें दिख जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इस तरह से हमने कुछ यहां बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब चीजें है क्योंकि परीक्षा में पूछ जाता है बच्चों कि फोकस दूरी कितनी होती है समतल दर्पण की। चलिए, तो इतना हुआ क्लियर समतल दर्पण में। चलिए अब आगे देख लेते हैं बच्चों। गोली दर्पण क्या होता है? अब गोली दर्पण यहां दो तरह से हो गया, एक अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। तो हम बच्चों यहां क्लियर कर दें कि गोली दर्पण जो होता है वो किसी गोली का एक भाग होता है बच्चों। देखिए ये गोली है और इसको हम काट करके दो भाग कर दिए हैं, देख रहे हैं ना? तो ये हुआ कि नहीं, यहां पे देख लेंगे। ये दोनों दर्पण हो गया, बशर्ते हम लेप लगाने की अब जरूरत है। हमने लेप लगा दिया, इधर लेप लगा दिया, इधर हमने लेप लगा दिया। बताइए बच्चों अब क्या हो गया? अब ये दो तरह के दर्पण हो गया कि नहीं? दोनों दर्पण का नाम है बच्चों, तो इसलिए यहां इसका ये नाम है, ठीक ना? हम यहां बना दे रहे हैं यहां पे कि इसको जो बोलते हैं हम, ये आपका एक दर्पण हो गया, यही अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण उठल होता है, माने उठा हुए भाग पर हम लेप लगाते हैं बच्चों, डिफिनेशन नहीं आता है, डिफिनेशन नहीं आता है बच्चों, इसलिए हम यहाँ जो है सिर्फ ऐसे बता दे रहे हैं। और यहाँ दबे हुए भाग पर प्यारे बच्चों लेप लगता है, ठीक ना? लेप लगता है प्यारे बच्चों दबे हुए भाग पर, और उठे हुए भाग पर क्या होता है? प्रवर्तक तल होता है, मतलब किरणें आती है, टकराती है, जहां जाना होता है लौट के जाती है, ठीक ना? ये दबे हुए भाग पर, ये दबे हुए भाग जो है प्रवर्तक तल होता है। तो इस तरह से अवतल दर्पण उत्तल दर्पण कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। अब जो है हम लोग शॉर्टकट में पढ़ते हुए देखेंगे कि क्या होता है। ये फोकस दूरी वगैरह वक्रता केंद्र वगैरह नहीं आता है, लेकिन हाँ फार्मूला जो है एक याद रखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा हम और बता देंगे, इसको पहले रफ कर देते हैं बच्चों, जिसको बनाना हो लिखना हो लिख लीजिए कि आगे बढ़े हम। चलिए बच्चों यहां देख लेते हैं, इसको रफ करते हैं, मिटाते हैं। अब देखिए इसमें इसमें जो है मुख्य फोकस को थोड़ा सा डिफिनेशन हम बता देंगे। फिलहाल थोड़ा सा पहले हम जान लेते हैं एक फार्मूला, हम जान लेते हैं प्यारे बच्चों कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, केंद्र नहीं बच्चों, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या होता है बच्चों? तो ये होता है F इजकल टू आर बाई टू, F इजकल टू आर बाई टू होता है। और एक चीज यहां बता दे बच्चों, जो दर्पण का सूत्र होता है वो होता है, यहां लिख दे रहे प्यारे बच्चों, 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/v होता है प्यारे बच्चों। इस सूत्र को याद रखेंगे क्योंकि डेरिवेशन के लिए नहीं आता है बच्चों, लेकिन ये सूत्र पर सवाल आता है जो हम बताएंगे बच्चों। जहां यहां लिख लीजिए मान, जहां f इजकल टू u इजकल टू v इजकल टू क्या है, f इजकल टू क्या है? फोकस दूरी है बच्चों, क्या है? फोकस दूरी। u क्या है? वस्तु से दर्पण की दूरी,
दर्पण की दूरी, और भी क्या है, प्रतिबिंब से प्रतिबिंब से प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी, दर्पण की दूरी है ये प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो इस तरह से ये आप लिख लीजिए, कल इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और कल जो है समाप्त कर देंगे, ठीक ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस पे कल हम न्यूमेरिकल लेके आएंगे, इसके जस्ट आगे वाले भाग को हम पढ़ाएंगे, और उसके बाद से अब बच्चों ये बताइए कैसे लगा, ये हमारा वीडियो कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, और आप लोग कमेंट और लाइक और शेयर जरूर करेंगे। बस, बाय बाय।